बेटा आज का हमारा चैप्टर है 16 एंड चैप्टर नेम है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। और जो टॉपिक है वो हमारा है प्रोविजंस। देखो बेटा, प्रोविजंस क्या होता है, हम लोग कुछ पैसा रिटेन करते हैं और जो हम पैसा रिटेन करते हैं वो हम करते हैं नॉन लाइबिलिटी, जो हमें फ्यूचर में अराइज होने वाली है उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है द अमाउंट रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नॉन लाइबिलिटी। मतलब हमने कुछ अमाउंट रिटेन किया है, कुछ अमाउंट हमने बचाया है, किसके लिए? नॉन लाइबिलिटी के लिए। लेकिन ऑफ विच द अमाउंट कांट बी डिटरमाइंड विद सब्सटेंशियल एक्यूरेसी। लेकिन हमें वो उस अमाउंट के बारे में नहीं पता कि वो अमाउंट है कितना, तो वो हमारा क्या है? प्रोविज़न। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे ना ये पता है कि नेक्स्ट ईयर मुझे मेरे बच्चों की स्टडी के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कितना पैसा कितना पैसा मुझे खर्च करना पड़ेगा। मुझे ये तो पता है खर्च करना है, लेकिन ये नहीं पता कितना खर्च करना पड़ेगा। लेकिन मैं कुछ आइडिया लगा लूँगा कि हाँ 20-25 हज़ार कितना खर्च हो सकता है, तो मैं उसको धीरे धीरे मंथली कुछ सेव कर लूँगा ताकि नेक्स्ट ईयर मैं अपने बच्चों की स्टडी के ऊपर पैसा खर्च कर सकूँ। ठीक है बेटा, तो वो हमारा एक तरह से प्रोविजंस होता है। अब एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्रोविजंस के, ये आप लोग पढ़ोगे या कुछ आपने पढ़ भी लिए होंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल ऑफ एसेट्स। ठीक है बेटा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन लिखा हुआ है, अब मुझे टैक्स की पेमेंट करनी है, तो मुझे टैक्स की पेमेंट करने के लिए जो मैं टैक्स के लिए पैसे इकट्ठे करूँगा तो वो मेरा प्रोविज़न बन जाएगा। अब यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं किसके? प्रोविजंस के। कह रहा है प्रोविज़न जो है ना वो हम किसके लिए बनाते हैं? नॉन लाइबिलिटी के लिए बनाते हैं। किसके लिए? नॉन लाइबिलिटी के लिए। अब कह रहा है ये जो ये लाइबिलिटी है ना, ये हमें पता तो है, लेकिन इस लाइबिलिटी का हमें अमाउंट नहीं पता कि कितना है। उसके बाद है प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कह रहा है देखो, ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग होता है प्रॉफिट में से माइनस करना या प्रॉफिट में से डेबिट करना। जो हम प्रोविज़न हम बना रहे हैं, ठीक है, ये हम कहाँ से बनाते हैं? प्रॉफिट में से निकालते हैं इसका पैसा। अब अगर हम प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना। उसके बाद है पर्पस या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजंस टू असरटेन द ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अब बेटा ये पहला पॉइंट है, देखो अगर आप प्रोविज़न बनाते हो तो आप बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में से अगर हम प्रोविज़न को डेबिट नहीं करते तो जो हमारा प्रॉफिट है वो ज़्यादा आ जाएगा। मतलब वो जो ज़्यादा जो प्रॉफिट आएगा वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है, वो आपका नेट प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप प्रोविज़न को प्रॉफिट में से डेबिट करते हो तो जो आपका प्रॉफिट निकलेगा वो आपका क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट निकलेगा। उसके बाद है टू असरटेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर प्रॉफिट आपका एकदम एक्यूरेट है तो उससे जो आपकी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है या बिजनेस का जो लेवल है या बिजनेस का जो स्टेटस है वो बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट ही आपका गलत है तो आपकी जो बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? टू प्रोवाइड फॉर नॉन लॉसेस इन द फ्यूचर। अब देखो, ये आपको जो प्रोविज़न आप बना रहे हो ये फ्यूचर के लिए बनाते हो और आपको फ्यूचर में पता है कि ये लॉस होने वाला है। उस लॉस को पूरा करने के लिए, ठीक है, या उस लॉस से बचने के लिए आप क्या करते हो? प्रोविज़न बनाते हो। उसके बाद है फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। अब देखो, अब क्या है, जो ये प्रोविज़न है ना ये एक तरह से एक्सपेंसेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई हमने एसेट लिया है या जैसे कुछ भी लिया हमने, अब उस एसेट्स को हमने 10 साल तक, हमें पता 10 साल तक चल जाएगी, लेकिन 10 साल के बाद हमें वो एसेट लेनी पड़ेगी ना, न्यू लेनी पड़ेगी। तो सपोज़ मैंने वो एसेट ली है 1 लाख की लिया है और वो 10 ईयर चलेगी, तो 1 लाख को अगर मैं 10 ईयर्स से डिवाइड करूँगा तो 10,000 हर साल मेरी एसेट्स की वैल्यू कम होएगी। अब जितनी वैल्यू कम हो रही है उतना पैसा मैं इकट्ठा कर लूँगा, जितनी वैल्यू कम हो रही है उतना पैसा मैं इकट्ठा करता जाऊँगा, और जो वैल्यू कम हो रही है एक तरह से मेरा लॉस है, और उस लॉस को एक तरह से मैं अपने प्रॉफिट में से क्या करूँगा? एक तरह से लेस कर लूँगा।
ठीक है, और जिससे जो मेरा एक्सपेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली हो जाएगा एवरी ईयर। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक है रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होता है? अब देखो बेटा, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है, आप पॉकेट मनी में से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस सारे कर लेते हो, फिर भी कुछ पैसे बच जाते हैं आपके पास, तो फिर क्या करोगे आप उन मनी को सेव कर लोगे, चलो फ्यूचर में वो मनी हमारे काम आ जाएगी। इसी तरह बिजनेस में अगर हमने सारे एक्सपेंसेस कर लिए, उसके बाद भी हमारे पास कुछ बच रहा है, तो उस प्रॉफिट से हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व बनाएंगे। या फिर ऐसा भी हो जाता है कि हमें रिजर्व बनाना हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है भाई, थोड़ा सा फ्यूचर में हम लोग अनसिक्योर हो जाते हैं, तो वैसे भी हम रिजर्व बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि प्रॉफिट में से हम कुछ पार्ट अलग रख कर लेते हैं, ठीक, या फिर कह रहा अदर सरप्लस का मीनिंग होता है प्रॉफिट ही तो होता है, ठीक है। तो हमने अलग रखा है क्योंकि फ्यूचर में जो हमारा जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, तो फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी से हैं उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम अपने रिजर्व्स को मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने साफ साफ बोला है जो रिजर्व है वो किसके लिए बनाया जाता है, अननोन लाइबिलिटी के लिए बनाया जाता है, या फिर अननोन जो लॉस है फ्यूचर में उससे बचने के लिए हम लोग रिजर्व बनाते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर रिजर्व्स के एग्जांपल भी दिए हुए हैं, जैसे कि जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। अब इन्होंने एक बात बोला हुआ है, इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट द अमाउंट ऑफ रिजर्व डज नॉट रिप्रेजेंट एनी एक्सपेंसेस और लॉस, एज सच इट इज़ नॉट डेबिट टू P&L अकाउंट। ये बात बिल्कुल आपको समझनी पड़ेगी, ये अपने माइंड में बिठानी पड़ेगी। जो रिजर्व होता है वो कोई एक्सपेंसेस की तरह नहीं होता या किसी लॉस की तरह नहीं होता, और इसको हम P&L अकाउंट में डेबिट भी नहीं करते। तो बेटा कहाँ डेबिट करते हैं, इसको हम डेबिट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं, इसको रिजर्व को। और जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये आपका +2 का टॉपिक है, तो इसको हम +2 में करेंगे, ठीक है। इतना समझना, जो रिजर्व का अमाउंट है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है, और जो प्रोविजन का अमाउंट है वो P&L अकाउंट में डेबिट होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिजर्व्स के? अब जो रिजर्व है ये कहाँ से बनाया जाता है, नेट प्रॉफिट में से या डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट्स ये वहाँ आएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जिस प्रॉफिट को हमने बांटना होता है, ठीक है। और रिजर्व्स को हम लोग रिटेन अर्निंग्स भी बोलते हैं और अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। कह रहा है जो रिजर्व बनाना, जो हम रिजर्व बनाते हैं ये कोई लीगल नेसेसिटी नहीं है, लेकिन जो प्रोविज़न है वो एक लीगल नेसेसिटी है। उसके बाद है इसको बनाना, जो इसको हम बनाते हैं ना किसी नॉन लाइबिलिटी के लिए नहीं बनाते, बल्कि अननोन लाइबिलिटी के लिए कह रहा है इसको बनाते हैं। प्रोविज़न तो हम नॉन लाइबिलिटी के लिए बनाते हैं, लेकिन जो रिजर्व है वो अननोन लाइबिलिटी के लिए बनाते हैं। और जो रिजर्व है ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स को। अनडिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग जो प्रॉफिट अभी तक बांटे नहीं गई, और एक्यूमुलेटेड का मीनिंग होता है जो इकट्ठा हो रहा है प्रॉफिट, ये उसको ये एक तरह से उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद है जो रिजर्व का पैसा होता है हम उसको बिजनेस के, अगर बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो वो रिजर्व से क्या बन जाएगा, रिजर्व फंड बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपके 2 टॉपिक एक तरह से कंप्लीट हो गए, ठीक है। उसके बाद है पर्पस या इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व्स। अब कह रहा है हेल्पफुल इन मीटिंग द अनफोर्सीन लाइबिलिटी और लॉसेस। देखो मैंने आपको पहले बोला है जो रिजर्व्स है वो अननोन लाइबिलिटी के लिए बनाया जाता है। अगर आपने रिजर्व बनाया, फ्यूचर में एकदम से कोई लाइबिलिटी आपके ऊपर आ गई, तो आप उस लाइबिलिटी को इजीली पे कर सकते हो, क्योंकि आपने रिजर्व बना रखा है, आपके पास पैसा पड़ा है। उसके बाद है हेल्पफुल इन स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर आपके पास रिजर्व बना हुआ है तो कहीं ना कहीं जो आपकी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सॉलिड होगी, इट मीन्स जो आपका बिजनेस है वो एक रिच कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद है इक्वलाइजेशंस ऑफ डिविडेंड्स ओवर द ईयर्स। अब मान लो